हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रमोद यादव आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। आज का सेशन होगा भारतीय संविधान के संवैधानिक शब्दों के विकास पर। इस संवैधानिक शब्दों को थोड़ा हम डिफाइन करके समझने का प्रयास करेंगे, जिससे भारतीय संविधान को आसानी से समझ सके। वैसे तो हम भारतीय संविधान के संवैधानिक शब्दों पर 4 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने देखा नहीं होगा तो जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज हम उसी पे आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा पिछली क्लास को रिकॉल करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। इस भारतीय संविधान पे हमने पिछले क्लास में 4 क्लासें ले चुके हैं। थोड़ा सा हम डिफाइन करके रिकॉल करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, जो पिछले क्लास में हमने पढ़ चुका है। संविधान, हमने पिछली क्लास में संविधान पर डिफाइन किया है 4 क्लासों में, तो थोड़ा सा इसे रिकॉल करते हैं और आगे बढ़ते हैं, जिससे आसानी से क्लास को समझ सके। संविधान सम धन 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है सम, दूसरा है विधान। सम का अर्थ है समानता से और विधान का अर्थ है नियम और कानून से। नियम और कानून से। नियम को हम रूल्स कहते हैं, कानून को हम लॉ कहते हैं। विधान अपने आप में एक व्यापक शब्द है। इसे एक शब्दों में व्यक्त नहीं किया जाता। सम जो है से सम का अर्थ है समानता। समानता एक एडजेक्टिव वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है, अर्थात विशेषण है। विशेषण है तो किसी की विशेषता बतलाता होगा। विशेषण का यही अर्थ होता है ना। विशेषण वही है जो किसी की विशेषता बतलाता हो, वही विशेषण है। अर्थात किसकी विशेषता बतला रहा है? विधान की विशेषता बतला रहा है। विधान की क्या विशेषता बतला रहा है? कहता है कि विधान नियमों और कानूनों का संग्रह है। नियमों और कानूनों का संग्रह है जो सबके लिए समान है, वही संविधान है। हमने कहा कि संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक सम है, एक विधान है। और सम का अर्थ होता है समानता से, विधान का है नियम और कानून से, अर्थात नियम को हम रूल्स कहते हैं और लॉ को, कानून को हम लॉ कहते हैं। विधान अपने आप में एक व्यापक शब्द है। व्यापक शब्द से तात्पर्य यह है कि किसी एक शब्दों में इसे व्यक्त नहीं किया जाता, उसी को हम व्यापक शब्द कहते हैं। तो हम समानता एक इंग्लिश में एडजेक्टिव है, अर्थात विशेषण है। विशेषण का अर्थ यह होता है जो किसी की विशेषता हो, वही विशेषण है। तो विशेषण है तो ये किसी की विशेषता बतला रहा है, अर्थात विधान की विशेषता बतला रहा है। विधान के नियमों कानूनों की कह रहा है कि ऐसा नियम कानून जो सबके लिए, ऐसा नियम कानून जो सबके लिए समान हो, वही संविधान है। तो हमने संविधान को समझा। नियम का अर्थ ये हो जाता है, ये हमारे लिए बाध्यकारी नहीं होता। बाध्यकारी नहीं, कार्य करने के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। बाध्यकारी नहीं होता है कि नियम रूल्स होते हैं, कानून लॉ होते हैं। तो नियम में क्या होता है? नियम किसे कहते हैं? ये हमारे लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं, अर्थात ये वाद योग्य नहीं होते हैं। हम कैसे समझ सकते हैं इसे? हमने कहा इधर नहीं दिखाई दे रहा, नीचे थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। विधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, जो एक है नियम प्लस कानून। नियम को हम रूल्स कहते हैं, कानून को हम लॉ कहते हैं। नियम हम किसे कहते हैं? यह हमारे लिए बाध्यकारी नहीं होता, यह हमारे लिए बाध्यकारी नहीं होता कार्य करने के लिए, और यह वाद योग्य भी नहीं होता। वाद योग्य नहीं
होता, अर्थात नॉट जस्टिसेबल है, जस्टिसेबल है। अर्थात कहने का मतलब हमने कहा रूल वह होता है, ये हमें बाध्यकारी नहीं होता है, अर्थात वाद योग्य नहीं होता, जिसे हम नॉट जस्टिसेबल अर्थात इसके उल्लंघन होने पे हम अदालत की शरण में नहीं जा सकते हैं। पूरे इस दोनों शब्दों का यही निचोड़ हुआ, इसके उल्लंघन होने पे हम अदालत की शरण में नहीं जा सकते, अर्थात कोई इस पर मुकदमा, कोई बहस जिरह नहीं हो सकती। अर्थात कानून वह होता है, लॉ, इसका अपोजिट यह बाध्यकारी होता है, बाध्यकारी होता है, अर्थात यह वाद्य योग होता है, वाद्य योग होता है, अर्थात यह जस्टिसेबल है, जस्टिसेबल है, अर्थात इसके उल्लंघन होने पे हम अदालत की शरण में जा सकते हैं। जैसे हमारे फंडामेंटल फॉर एग्जांपल के तौर में भाग 3 में फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट जो 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक उल्लेख किया गया है फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकार में। जैसे हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम अदालत की शरण में जाके उस अपने मौलिक अधिकार की रक्षा कर सकते हैं, उसी को हम लॉ या कानून के रूप में व्यक्त करते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे, और ये नियम हम उसे कह देते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे जो भाग 4 में, भाग 4 क में आर्टिकल 51 क में इसका उल्लेख किया गया है। हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 क के आर्टिकल 51 क में इसका उल्लेख किया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडा में दिखाई दे रहा है कि नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी अर्थात मौलिक कर्तव्य जो हमारे रूस से लिया गया है। इसमें कहता है मौलिक कर्तव्य में पहला ही मौलिक कर्तव्य हमारा है, किसी देश के नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो अपनी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखे। उस देश के किसी देश के नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि उसकी अपने देश के पर्यावरण की सुरक्षा कर सके। ये हमें मौलिक कर्तव्य एक भावना के रूप में रखने की, दिल में रखने की बात कही गई है, जिससे हमारा देश सुरक्षित हो सके, उसे हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं। भाग 4 क में आर्टिकल 51 क में इसका उल्लेख किया गया है, जिसे हम एक नियम के तौर पे मानते हैं। हमारा ये नियम है, फंडामेंटल ड्यूटी है, और कानून लॉ उसे कहते हैं, इसके उल्लंघन में होने पे हम अदालत की शरण में नहीं जाते, अतः ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन अपने दिल की भावना में सजो के रखने की बात कही गई है। हमारे क्या है, देश की अखंडता और एकता को हम बनाए रख सकते हैं, ये मेरा कर्तव्य है। जिस देश में हम रह रहे हैं और जिस देश में हम रह रहे हैं तो उस देश के नागरिक अर्थात हमारी या आपकी वहाँ के पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे, तभी हम वहाँ पे सुरक्षित रह पाएंगे। ये हमारी ऊपर जिम्मेदारी, एक रूल है, एक नियम है, जिसे हमें संविधान ने बनाए रखने के लिए कहा है। तो उसके उल्लंघन होने पे हम नहीं जा सकते, अर्थात कोई उल्लंघन करता है तो उसे हम एक मौलिक अपने जीवन प्रयत्न से लेते हुए हम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उस चीज़ों के लिए उल्लेख अर्थात बाध्यकारी नहीं है, अर्थात इसके उल्लंघन होने पे हम अदालत की शरण में नहीं जा सकते। कहने का तात्पर्य है, अगर हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, उल्लंघन हो रहा है, तो इसको लेकर हम अदालत की शरण में नहीं जाएंगे। ये हमारा कर्तव्य है, दायित्व है कि अपनी देश की सुरक्षा और एकता को बनाए रखें। और हमारा कानून और लॉ जो है भाग 3 में जिसका उल्लेख किया गया है, जो अमेरिका से लिया गया है, जो आर्टिकल 12 से 15 तक जिसका उल्लेख है, उसके उल्लंघन होने पे हम अदालत की शरण में जा सकते हैं। तो हमने पिछली क्लास में यही समझने का प्रयास किया था, और भी क्लासें थे लेकिन इस पर हमने क्लोज किया था क्लास। इससे आगे अब हमने इस पे कहने का मतलब भारतीय संविधान को समझा। अब आज हम समझेंगे राज्य व्यवस्था क्या होती है। आइए हम समझते हैं राज्य व्यवस्था क्या होती है किसी देश, किसी राज्य के लिए। राज्य व्यवस्था
राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटी जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटी। पॉलिटी एक ग्रीक शब्द, पॉलिटी एक ग्रीक शब्द अर्थात लैटिन शब्द, लैटिन वर्ड पोलिटिया से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? पोलिटिया से बना हुआ है। हमने कहा राज्य व्यवस्था का इंग्लिश में शाब्दिक अर्थ होता है पॉलिटी, और पॉलिटी एक ग्रीक शब्द, पोलिटिया एक ग्रीक शब्द अर्थात लैटिन वर्ड पोलिटिया से बना हुआ है, पोलिटिया से निकला, पोलिटिया से बना हुआ है पॉलिटी। पॉलिटी का जो हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है राज्य व्यवस्था से। पॉलिटी क्या है? एक संज्ञा है, नाउन है। हम नाउन किसे कहते हैं? आइए देख लेते हैं। पॉलिटी एक संज्ञा अर्थात नाउन है। नाउन हम कहते हैं ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स अर्थात वस्तु। हम नाउन उसे कहते हैं अर्थात संज्ञा उसे कहते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमने कहा किसी वस्तु, व्यक्ति अर्थात स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, या विशेष कोई स्थान हो, किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये पॉलिटी जो राज्य व्यवस्था है, ये कोई वस्तु तो है नहीं, और ये कोई व्यक्ति तो है नहीं, और कोई ये स्थान आप कह सकते हैं। स्थान इसलिए कह सकते हैं राज्य व्यवस्था है। संगठित करने की बात कही गई है किसी राज्य में निवास करने वाले जनता को, अर्थात जनता उसमें निवास कर रहे हैं, उसे संगठन की बात की गई है। इस राज्य व्यवस्था से यही तात्पर्य, जो एक ग्रीक शब्द लैटिन वर्ड पोलिटिया से निकला हुआ है, जो एक नाउन है। राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटी हमने कहा कि एक पोलिटिया शब्द ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, और पॉलिटी शब्द का अर्थ है एक व्यवस्थित समाज से। ये व्यवस्थित समाज का तात्पर्य यह है किसी राज्य या किसी देश में निवास करने वाली जनता से, ये जनता हो या जनसंख्या। हमने कहा राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटी का अर्थ है एक व्यवस्थित समाज से, जिसका अर्थ है एक व्यवस्थित समाज का अर्थ यह है किसी राज्य या देश में निवास करने वाले जनता या जनसंख्या से। जहाँ जनता और जनसंख्या होगी तो वहाँ किसी सरकार की ज़रूरत होगी, तो वो सरकार उसी जनता के द्वारा चुनकर जाएगी। जहाँ जनता के द्वारा चुनी गई सरकार हो तो वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपने आप जन्म ले लेती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से यह तात्पर्य है कि जहाँ जनता सरकार को यह शक्ति देती है कि उस राज्य में निवास करने वाली जनता को व्यवस्थित किया जा सके, जिससे नियम कानून को संचालित किया जा सके। अतः हम यह कह सकते हैं कि सरकार राज्य का अभिन्न अंग है, और राज्य का अभिन्न अंग है तो राज्य और सरकार में कुछ मूलभूत अंतर होते हैं। जो अंतर हैं ये सरकार, ये राज्य है। कुछ मूलभूत अंतर जो हैं, ये राज्य है, ये सरकार है, गवर्नमेंट। राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति, राज्य में
निवास करने वाले व्यक्ति जो है निवास करने वाले व्यक्ति इस राज्य के सदस्य होंगे, लेकिन इसी राज्य की सरकार का सदस्य नहीं होंगे। हमने कहा राज्य और सरकार में कुछ मूलभूत अंतर हैं, जो कि यह है कि राज्य में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति इस राज्य का सदस्य होंगे, लेकिन इस सरकार का सदस्य नहीं होंगे, क्योंकि यह सदस्य एक नियत समय के बाद बदल जाती है। क्योंकि यह सरकार एक नियत समय पर बदल जाती है, इसलिए वहाँ की जनता इस सरकार की सदस्य न होती है, लेकिन राज्य की सदस्य होती है। और राज्य एक अमूर्त अवधारणा है। अमूर्त अवधारणा से मतलब यह है, अमूर्त का अर्थ यह है जिसे देखा नहीं जा सकता। राज्य एक अमूर्त अवधारणा है जो राज्य में निवास करने वाली जनता के रूप में हम एक राज्य का कल्पना करते हैं। एक कल्पना है राज्य, न कि कोई देखने वाली वस्तु है, इसलिए ये अमूर्त अवधारणा है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसे राज्य को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ कल्पना की जा रही है। जहाँ ढेर सारी जनता निवास कर रही है, उसे हम एक कल्पना के माध्यम से वो राज्य के नाम से संबोधित कर देते हैं और कुछ उसका मानक तय कर देते हैं कि ये मानक पूरा करेगा तो वह राज्य होगा। लेकिन सरकार जो है ये मूर्त अवधारणा है। सरकार एक मूर्त अवधारणा है। मूर्त अवधारणा है। मूर्त का अर्थ है जिसे देखा जा सकता है। देखने का तात्पर्य यह है, सरकार को जो जनता के द्वारा जो सरकार का गठन किया जाता है, वो सरकार कुछ व्यक्तियों का समूह होती है। जो व्यक्तियों का समूह होती है तो वो जनता के द्वारा देखा जा सकता है। और हमने कहा कि सरकार एक मूर्त अवधारणा है, अर्थात उसे देखा जा सकता है। वो कुछ व्यक्तियों का समूह होती है, इसलिए वो देखा जा सकता है। राज्य देखा नहीं जा सकता है, एक काल्पनिक अवधारणा है, इसीलिए हम इसे अमूर्त अवधारणा कहते हैं। राज्य जो होता है, राज्य अस्थाई होता है। राज्य अस्थाई है। राज्य अस्थाई है, अर्थात जिस भूभाग, जिस जमीन पर जनता निवास कर रही है, तो वो जमीन डोल कर कहीं हिल कर तो जाती नहीं बह के, इसलिए वह अस्थाई है राज्य। जैसे भारत देश, इंग्लैंड, पाकिस्तान जो इस धरा पे हैं, कुछ उसके नियत स्थान हैं, उसे हम देश के नाम से संबोधित करते हैं। वो कहीं बह कर डोल कर नहीं जाता है, वो अस्थाई रूप से एक जगह स्थिर है। लेकिन सरकार एक नियत समय पे बदलती रहती है, उसे हम कहते हैं अस्थाई है। अर्थात हम सरकार क्या है, एक अस्थाई है, क्योंकि ये जनता के द्वारा कार्य को या राज्य को व्यवस्थित न कर पाने के कारण सरकार अस्थाई है, एक नियत समय के बाद बदलती रहती है। इसीलिए ये क्या है, अस्थाई है। राज्य एक अस्थाई है। सरकार परिवर्तनशील है। सरकार अस्थाई भी है, लेकिन सरकार परिवर्तनशील भी है। परिवर्तनशील से तात्पर्य यह है कि हमने कहा अभी कि एक नियत समय के बाद अपनी शासन व्यवस्था अगर यदि संचालित नहीं कर पाती है, तो वहाँ की जनता को हक है, उसी से शक्ति जो प्राप्त होती है, तो वो सरकार को बदल कर, अर्थात उस समूह को, जो कुछ व्यक्तियों का समूह होता है सरकार में, उस समूह को बदलकर किसी और समूह को शक्ति प्रदान कर देती है, जिससे कि वहाँ की राज्य व्यवस्था को संचालित किया जा सके। तो वही कह रहा है, सरकार एक अस्थाई है, परिवर्तनशील है, जिसे जनता के द्वारा परिवर्तन किया जाता है। हमने कुछ
राज्य के हमने कहा कि राज्य और सरकार में दो कुछ मूलभूत अंतर हैं, और एक अंतर यह है कि राज्य में निवास करने वाले प्रत्येक सदस्य राज्य के सदस्य होते हैं, लेकिन सरकार के सदस्य नहीं होते हैं। राज्य एक अमूर्त अवधारणा है। अमूर्त का तात्पर्य यह है जिसे देखा नहीं जा सकता। राज्य एक काल्पनिक शब्द है जिसे हमारे और आपके द्वारा एक कल्पना के माध्यम से व्यक्त किया गया है, लेकिन सरकार जो है एक मूर्त अवधारणा है जिसे हम और आप इसे सरकार के रूप में, कुछ व्यक्तियों के रूप में इसे शक्ति प्रदान करते हैं जिसे राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए। और राज्य एक अस्थाई है, अर्थात एक जगह स्थिर है। सरकार जो है अस्थाई, एक नियत समय में ये परिवर्तनशील है, जनता के द्वारा परिवर्तित कर दी जाती है। अतः हम यह कह सकते हैं राज्य अपने संप्रभु शक्तियों का प्रयोग अतः हम यह कह सकते हैं राज्य अपने संप्रभु शक्तियों का प्रयोग एक सरकार के माध्यम से करती है। रूसो ने कहा था, रूसो का स्टेटमेंट है कि सरकार जो है किसी राज्य का एक जीवित औजार है। रूसो ने कहा था कि सरकार जो है किसी राज्य का जीवित औजार है जिससे वह वहाँ पर निवास करने वाली जनता को संचालित और व्यवस्थित करती है। इस रूसो का शब्द था। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने एक राज्य व्यवस्था को समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है, मुझे यह पूरा भरोसा है कि ये शब्द आप तक पहुँचे होंगे और ये मेरी विचार आपको समझ में आए होंगे। यदि ये समझ में आए होंगे तो आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताने का प्रयास करिएगा। यदि सेशन बेस्ट लगा हो, बढ़िया लगा हो, तो ये लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिएगा जिससे आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। आज हमने राज्य व्यवस्था पढ़ा है। पिछले क्लास में भारतीय संविधान को पढ़ा था। अगर आपने देखा नहीं है तो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में ये आप देख सकते हैं। आज हमने राज्य व्यवस्था को पूरा कर दिया। अब अगला सेशन होगा सरकार। जिस सरकार को थोड़ा आज हमने चर्चा की, सरकार का गठन कैसे होता है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से एक सरकार का गठन किया जाता है। इसे हम अगले सेशन में एक विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।